हेलो दोस्तों, वेलकम फ्रॉम सीको सिंपली। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के सीरीज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हमारे एलिमेंट्स कंबाइन होकर कंपाउंड्स बनाते हैं। तो 5 ऐसे लॉज हैं केमिकल कंबाइन होकर कंपाउंड्स बनाएंगे, तो उन सभी लॉज के बारे में आज वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की केम क्लासेस। सो विल स्टडी 5 टाइप्स ऑफ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देन वी विल स्टडी द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, देन वी विल स्टडी द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फिर हम गेल-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स के बारे में बात करेंगे एंड एट लास्ट वी विल टॉक अबाउट एवोगैड्रोस लॉ। और इन सभी टॉपिक्स पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं वन बाय वन। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो दिया था एंटनी लवॉइसन ने। तो क्या बोलता है ये लॉ? इस लॉ के बारे में हम ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं। जैसे कि दो एलिमेंट्स मिलके एक कंपाउंड बनाता है। इफ यू हैव टू एलिमेंट्स ए एंड बी एंड फॉर्म्स अ कंपाउंड ए बी। सो सपोज यू हैव एलिमेंट ए जिसका वेट 10 ग्राम है, एलिमेंट बी जिसका वेट 10 ग्राम है, तो मिलके बनने वाला जो कंपाउंड होगा दैट वेट विल बी 20 ग्राम्स। इसको हम समझते हैं कि एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल क्या बोलता है? सपोज वाटर हमें बनाना है फ्रॉम H2 plus O2, it gives water. You will see this reaction is balanced now. So हाइड्रोजन है 2 है, सो 2 ग्राम्स हो जाएगा, हाफ है वाटर है, O2 है तो इट बिकम्स 16 ग्राम, और ये वाटर है इट बिकम्स 2 plus 16 gives you 18 ग्राम. So you will see 2 gram plus 16 gram will give you what? 18 grams and is equal to 18 grams. तो आपका 18 ग्राम बराबर किसके हुआ? 18 ग्राम के। तो आपने क्या जाना? दैट द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का टोटल मास किसके बराबर आएगा? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। दैट विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। सो दैट लॉ इज नोन एज योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है? कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, ध्यान से देखिएगा, मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे कि हमने देखा, अगर हम बात करते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन की, तो ये बनाएगा C प्लस O2 गिव्स CO2। ओके, तो कार्बन कितना है हमारे पास? कार्बन है हमारे पास यहाँ पर 12 ग्राम, ऑक्सीजन है 32 ग्राम, ये है 44 ग्राम। तो मिलके कितना बना? ये भी 44 ग्राम हुआ। सो योर सम ऑफ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर हुआ? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स के। इसका मतलब सम किसके हुआ? 44 ग्राम इज इक्वल टू 44 ग्राम। दैट इज ऑल अबाउट योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। सो ये लॉ किस बारे में बात करते हैं? Now, इसके स्टेटमेंट पहले लिखते हैं इस लॉ के बारे में। दिस लॉ फर्स्ट विल नो, दिस लॉ वाज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट। सो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या बोलते हैं? अ गिवन कंपाउंड always contains, a given compound always contain exactly the same proportion of elements by weight, चलिए इसको समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? कोई भी अगर आपके पास कंपाउंड है, लेट्स से आपके पास कंपाउंड है वाटर, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। तो इसके अंदर बाय वेट एलिमेंट का कितना वेट है यहाँ पर वाटर के अंदर? 2:16। उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल राइट 1:8। ओके, हाइड्रोजन 2 है तो 2 लिखेंगे, ऑक्सीजन का 16, 1:8। अब ये वाटर का कंपोजिशन विल ऑलवेज बी सेम रिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स। अब ये कहीं से भी आपको लिया हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर सी वाटर है, चाहे आपके पास सी वाटर हो, चाहे आपके पास रिवर वाटर हो, चाहे आपके पास कोई ग्लेशियर का पानी हो, सभी के लिए यू विल सी द फॉर्मूला ऑफ वाटर विल रिमेन H2O। इट मीन्स इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स। कहीं से भी वो प्रोडक्ट बना हो, दैट कंपाउंड
उसका एलिमेंट, that elements by weight will always be in the same proportion. The formula of sea water or the river water or the glacier water will always be remain as hydrogen oxygen ka ratio, that will be 2:16, that will always be in the ratio 2:8. So it means चाहे वो किसी के थ्रू भी बना हो, आपकी बुक के अंदर ये एग्जाम्पल दे रखा है विद द हेल्प ऑफ क्यूप्रिक कार्बोनेट। तो क्यूप्रिक कार्बोनेट के लिए देखते हैं। सो क्यूप्रिक कार्बोनेट एक सब्सटेंस है जो नेचुरली भी पाया जाता है और सिंथेटिकली भी हम उसको बना सकते हैं। तो यू विल सी सिंथेटिकली बनाए या नेचुरली बनाए, दोनों का फॉर्मूला हमेशा सेम होने वाला है। क्यूप्रिक कार्बोनेट इज CuCO3। तो इसके अंदर कॉपर का और कार्बन का और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा सेम होने वाला है जैसा कि होता है, दैट विल नॉट चेंज, चाहे वो आपका नेचुरल सोर्स से आया हो या फिर वो आपका सिंथेटिक सोर्स से आया हो। दैट इज ऑल अबाउट योर लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन, इसलिए हम इसको भी बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन, इसलिए इसका नाम लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन भी लिखा जाता है। किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला हमेशा सेम ही रहेगा, चाहे वो किसी भी डिफरेंट सोर्सेज से बना हो। दैट इज ऑल अबाउट योर लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन। आगे देखते हैं। द नेक्स्ट लॉ वी विल टॉक अबाउट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और ये लॉ किसने दिया था? जॉन डाल्टन्स ने। इस लॉ को बहुत ध्यान से देखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट टू लर्न। पहले देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, व्हेन टू एलिमेंट्स, जब दो एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, जब दो एलिमेंट ए एंड बी एक से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करते हैं, फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द मासेस ऑफ एलिमेंट बी, ध्यान से देखिए, ऑफ एलिमेंट बी, बी एलिमेंट का जो मास होगा, दैट कंबाइन, द मासेस ऑफ एलिमेंट बी दैट कंबाइन विद अ मास, with a given mass, with a given mass of A are always in a ratio, are always in a ratio of small whole numbers। ध्यान से देखिएगा, it is small whole numbers। चलिए अब इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से, देखते हैं। सपोज मेरे पास a प्लस बी एक एलिमेंट है और उससे बन रहा है AB। अब इन्हीं दो सेम एलिमेंट से आपके पास बन रहा है AB2, तो इनको समझते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आएगा 2। तो आपके पास एक एलिमेंट का सेम है, तो दूसरे एलिमेंट से अगर डिफरेंट कंपाउंड्स बन रहे हैं, तो ये दोनों एलिमेंट बी एलिमेंट दैट विल ऑलवेज बी इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। दिस 2 इज अ स्मॉल होल नंबर, हमेशा याद रखिए। चलिए देखते हैं वापस। दो एलिमेंट ए एंड बी, देखो दो एलिमेंट है ए एंड बी, एक से ज्यादा कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं। एक से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करेंगे तो आपके पास एलिमेंट बी जो कंबाइन होके ए के साथ कंबाइन हो रहा है, डिफरेंट मास दे रहा है। तो डिफरेंट मास है, इसका मतलब दे विल ऑलवेज बी इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स, वो इसके स्मॉल होल नंबर्स में ही प्रेजेंट होगा। इसका एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? H2O2 के साथ रिएक्ट करके वाटर फॉर्म करता है, और H2O2 के साथ रिएक्ट करके H2O2 भी फॉर्म करता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी फॉर्म करता है। ये 2 ग्राम है, ये 32 ग्राम है, और ये आपके पास है। ओके, इस रिएक्शन को बैलेंस करना भी जरूरी है। सो लेट्स पुट हाफ ईयर, तो इसका भी हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 16 ग्राम। ओके, और तो ये आपके पास आ गया 18 ग्राम, ये आपके पास है 18 ग्राम। सिमिलरली ये 2 ग्राम है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये 32 ग्राम है, और ये आपके पास क्या है? 32 ग्राम प्लस 2 दैट इज 34 ग्राम। सो दीज 2 नंबर्स, जो आपके पास ये नंबर है 16 और 32, दैट विल ऑलवेज, बी एलिमेंट की बात करेंगे, एक सेम होना चाहिए हमेशा। हाइड्रोजन का हो मतलब ए एलिमेंट हैज टू बी सेम ऑलवेज,
दूसरे वाले का जैसे कि यहाँ पर B है तो एक सेम है तो ऑक्सीजन विल बी इन द रेशियो एंड द रेशियो विल बी 1:2। 1:3 भी हो सकता है, 1:4 भी हो सकता है, 1:5 भी हो सकता है। अब वो और ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर लिखा है स्मॉल होल नंबर। अब ये 1:20 नहीं हो सकता, ठीक है। तो दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ दिस लॉ। ये कैसे हम इस लॉ को पढ़ते हैं, देखिए एक बार स्टेटमेंट वापस से देखते हैं। जब दो एलिमेंट ए और बी फॉर्म होते हैं, एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं। दो एलिमेंट ए और बी है, फॉर्म हुआ, एक से ज्यादा कंपाउंड बनाया, एक बार ए बी बनाया और एक बार ए बी टू बनाया। ओके, दैट कंबाइन विद अ गिवन मास, जो आपका एलिमेंट बी है वो आपके पास उस गिवन मास ए से ही कंबाइन होके बनाया है उसने। सो दैट गिवन मास ए आर ऑलवेज इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स, वो हमेशा बी वाला स्मॉल होल नंबर्स के रेशियो में ही प्रेजेंट होगा। कर्सर पे ध्यान दीजिए। ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ योर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके बेस्ड इन लॉस पर बेस्ड किसी क्वेश्चंस की। क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। क्वेश्चन में लिखा है 24 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद सम ऑक्सीजन टू गिव 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फाइंड आउट हाउ मच ऑक्सीजन मस्ट हैव बीन यूज्ड। सो पहले जो क्वेश्चन में दिया है उस रिएक्शन को फाइंड करते हैं। क्वेश्चन में बोला है कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 फॉर्म कर रहा है। देखिए कैसे कार्बन रिएक्ट करता है कुछ ऑक्सीजन से जो आपको बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर क्वेश्चन में बोला है 24 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन का क्वांटिटी आपको नहीं पता है तो ये क्या बनाता है उससे 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इन ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं उस चीज को समझते हैं। हमें कार्बन का वेट पता है दैट इज 12 ग्राम, ऑक्सीजन का पता है 16 इंटू 2 होता है 32 ग्राम और CO2 का होता है 44 ग्राम। ये चीज हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो क्या लिख सकते हैं, 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विद, कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव, कितना देता है 44 ग्राम ऑफ CO2। इतनी बात समझ आ गई होगी, आसान है। अब 12 ग्राम ऑफ कार्बन कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है, 32 ग्राम के लिए। हमें कितने के लिए निकालना है, 24 ग्राम के लिए। तो सीधा सा लिखेंगे 12 ग्राम रिएक्ट विद 32, तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है, 32 ग्राम ऑक्सीजन। ओके, सो 12 ग्राम 32 के लिए है, तो 1 ग्राम कितने के लिए होगा, दैट विल बी 32 ग्राम डिवाइडेड बाय 12 ग्राम ऑफ O2। अब निकालना कितने के लिए है, 24 ग्राम। तो 24 ग्राम के लिए हम क्या करेंगे, 24 से इसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 24। तो यहाँ पर हो गया 2, मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिला 64 ग्राम ऑफ O2। तो दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, इस पे आप समझेंगे इसको। क्वेश्चन इज क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड। ओके, क्लोरीन प्रिपेयर किया जा रहा है, रिएक्शन में दिया है मैग्नीज डाइऑक्साइड की हेल्प से। जब हम मैग्नीज डाइऑक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट करते हैं इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, तो हमें रिएक्शन क्वेश्चन के अंदर मेंशन है। तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl के कितने ग्राम लगेंगे टू रिएक्ट विथ 5 ग्राम ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन नहीं समझा तो पॉज करके वापस जरूर पढ़िए, क्वेश्चन समझना जरूरी है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, हम सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज रिएक्शन को नोट करेंगे। तो HCl मैग्नीज ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ, तो हमें वाटर फॉर्म कर रहा है, MnCl2 फॉर्म कर रहा है और Cl2 फॉर्म कर रहा है, क्लोरीन फॉर्म कर रहा है। तो हाउ मच ग्राम ऑफ HCl हमें चाहिए अगर इसका 5 ग्राम रिएक्ट करेगा। तो सबसे पहला काम क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, रिएक्शन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो विल चेक द रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट। मैग्नीज लेफ्ट साइड 1 है, राइट साइड भी 1 है, बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है, क्लोरीन भी बैलेंस्ड है। आप रिएक्शन अच्छे से देख लीजिए, रिएक्शन के अंदर बैलेंस्ड रिएक्शन दिया है, नहीं दिया होगा तो पहले बैलेंस करेंगे। ओके, तो अब इस बेसिस पे हम लिख सकते हैं सबके मॉलिक्यूलर वेट। तो विल फाइंड आउट सबका मॉलिक्यूलर वेट।
इसको हम लिखेंगे, क्लोरीन का 35.5 है प्लस 1, इट बिकम्स 36.5। तो HCl का वेट होता है हमारे पास 36.5। MnO2 का निकाल लेते हैं एक तरफ। MnO2 में मैग्नीज है आपके पास, तो मैग्नीज का होता है 55 प्लस O2 मीन्स 32, इट बिकम्स योर 325273, बिकम योर 87 ग्राम्स। ओके, वाटर का पता है MnCl2 का और Cl2 का। सही बात तो ये है कि हमें सिर्फ दो का ही चाहिए, मैग्नीज डाइऑक्साइड और HCl का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 36.5 ग्राम और यहाँ लिखेंगे हम 87 ग्राम। ओके, तो स्टेटमेंट क्या बनती है? स्टेटमेंट बोलेगी कि 36.5 ग्राम। ओके, अब रिएक्शन के अंदर ये 4 गुना है, तो हमें यहाँ पर 4 भी लगाना पड़ेगा। तो 4 इंटू 36.5 ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विद, कितने के साथ रिएक्ट करता है? 87 ग्राम ऑफ MnO2। ठीक है, MnO2 के साथ। अभी जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जिस चीज को हमें फाइंड करना है उसको हमेशा राइट साइड रखेंगे। मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। तो वी कैन रिपीट एंड से 87 ग्राम ऑफ MnO2 रिएक्ट होता है और 36.5 इंटू 4 ग्राम ऑफ HCl देता है। तो इसको सॉल्व करके लिखते हैं 36.5 इंटू 4, ये आपको देता है 146 ग्राम ऑफ HCl आपको देता है, मीन्स रिएक्ट करता है इसके साथ। तो 87 ग्राम MnO2 के साथ 146 ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट हुआ। वी कैन से 1 ग्राम ऑफ MnO2 के साथ कितना होगा? तो 1 ग्राम ऑफ MnO2 के साथ होगा 146 डिवाइडेड बाय 87 ग्राम ऑफ HCl। हमें जितना दिया होता है MnO2 उसको फाइंड करना है सिर्फ। तो 5 ग्राम के लिए कितना होगा? तो 1 ग्राम के लिए इतना है, तो 5 ग्राम के लिए विल डू मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 5 ग्राम ऑफ, आगे देखते हैं, MnO2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 146 डिवाइडेड बाय 87 इंटू 5। बात समझ आई? तो 146 डिवाइडेड बाय 87 इंटू 5, तो आपका आंसर बनता है 8.39। क्या है यूनिट? ग्राम ऑफ HCl। इतना ग्राम ऑफ HCl बनेगा 5 ग्राम MnO2 से। तो ये ऐसे काइंड ऑफ सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। मतलब 1 ग्राम में इतना है तो 20 ग्राम में कितना होगा। So this is how we can find out with the help of unitary method. So unitary method यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चंस का वेट फाइंड करने के लिए, उसको समझने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ लॉ हम बात करेंगे, गे-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। ओके, इसका स्टेटमेंट की बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गे-लुसेक्स ऑफ गैसियस वॉल्यूम क्या बोलते हैं? दिस लॉ, ओके, ये लॉ किसने दिया था? गे-लुसेक्स, उन्हीं के नाम पर है। और ये लॉ किसके लिए हमारे पास? गैसेस के लिए है, सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए है। दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन गैसेस, जब हमारी गैसेस कंबाइन होती हैं, व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड, या तो कंबाइन होंगी या क्या होंगी? बनेंगी, प्रोड्यूस होंगी इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, in a chemical reaction, they do so in a simple ratio. They do so in a simple ratio. किसी भी simple ratio में. They do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at same temperature and pressure, सेम टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। चलिए समझते हैं इसका मीनिंग।
ध्यान से देखिएगा इसके मीनिंग को समझने के लिए। तो स्टेटमेंट याद करना समझना बहुत जरूरी है। चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। H2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना रहा है। सामने हमने सेम एग्जाम्पल लिया। अब पहली बात तो ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा, गैसेस के लिए, कि ये दोनों किसी स्टेट में आपके पास गैसियस स्टेट में है। दूसरी हम बात करेंगे यहाँ पर वॉल्यूम्स की, सिर्फ वॉल्यूम में, मास की बात नहीं करेंगे। तो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ H2O बना रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। भाई यहाँ पर अगर मैं 2 लगा देता हूँ और यहाँ पर 2 लगा देता हूँ, रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो इसके 2 वॉल्यूम्स हो गए, इसका 1 वॉल्यूम हो गया और इसका भी 2 वॉल्यूम हो गया। जितना लिखा है उतना वॉल्यूम है। कहने का मतलब अगर ये 10 ml है, 10 ml हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 2 का 10 ml है, तो एक का कितना हो गया, 5 ml। तो उससे बनने वाला प्रोडक्ट कैसा होगा, 10 ml। तो 10 ml hydrogen is required to make 10 ml of water, or you can say 10 ml of hydrogen added with 5 ml of O2 to give 2 है यहाँ पर, to give 10 ml of water. So this is how you can make. अब इसको और बड़ा करके देख सकते हैं। अगर आपके पास 200 ml का है, so 200 ml of hydrogen react with, अब 10 का 5 है तो 200 का कितना हो जाएगा, 100 ml of oxygen to react with 200 to give 200 ml of water. So this is how you can make. This law is known as your Gay-Lussac's law of gaseous volume. ये लो इसी चीज को ही एक्सप्लेन करता है। ओके, तो इसका मतलब हुआ हमारे वॉल्यूम्स 2:1:2 के रेशियो में है, जो कि H2, O2 और वाटर इस तरह प्रेजेंट है। अगर हम दुगना वाटर डालेंगे, दुगना वाटर बनाना है मेरे को 2 टाइम्स, तो मुझे 2 टाइम्स H2 चाहिए और 1 टाइम O2 चाहिए। दिस लॉ इज नॉन एज योर Gay-Lussac's लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो ये गैसियस वॉल्यूम के बारे में आपको बताते हैं। Yes, but keeping all the temperature and pressure conditions to be same. टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस हमेशा सेम होनी चाहिए, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं दिखना चाहिए। नेक्स्ट लॉ की बात करते हैं, दैट विल बी द एवोगैड्रोस लॉ। सो एवोगैड्रोस लॉ को समझते हैं पहले। दिस लॉ वाज गिवन बाय एवोगैड्रो। तो ये लॉ क्या बोलता है, एवोगैड्रो ने बोला इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, ये भी गैसेस के बारे में, ध्यान से देखिए, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ध्यान से देखिए, हम बात करें किसकी, मॉलिक्यूल्स की। हमने लास्ट वाले में बात किसका किया था, ml की, वॉल्यूम्स की, दोनों में डिफरेंस है। तो एवोगैड्रो ने बताया सेम टेम्परेचर प्रेशर वालों पे इक्वल वॉल्यूम कंटेन करते हैं इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल गैसेस के अंदर, सपोज मेरे पास एक कंटेनर है, समझते हैं इसको। इस कंटेनर के अंदर आपके पास 10 ml ऑफ, इस कंटेनर का वॉल्यूम 10 ml है, तो इसके अंदर 10 ml ऑफ CH4 है, ठीक है। तो इस 10 ml ऑफ CH4 के अंदर माना कि X मॉलिक्यूल्स है, किसके, X मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4, ठीक है, CH4 इज गैस। तो एक ऐसा ही सेम कंटेनर और लिया जिसका वॉल्यूम भी कितना है हमारे पास, 10 ml, दैट इज, अब इसके अंदर क्या है आपके पास, ऑक्सीजन। तो अब इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे O2 के। तो एवोगैड्रो ने बताया सेम वॉल्यूम में सेम टेम्परेचर कंडीशन पे द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी सेम। अगर वो X है तो ये भी X होना चाहिए, अगर ये X मॉलिक्यूल्स हैं तो भी ये X मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, अगर ये 1,00,000 मॉलिक्यूल्स हैं तो भी ये 1,00,000 मॉलिक्यूल्स इधर होने चाहिए विद इन दिस सेम वॉल्यूम। ये बताया आपको किसने, एवोगैड्रो ने।
इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं। हमने देखा था हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाया वाटर। तो इसमें देखा 2 ml अगर मैं 2 वॉल्यूम की बात करता हूं तो एक वॉल्यूम मिलके कितना वॉल्यूम बनाया, 2 वॉल्यूम। ये बताया आपको गेलुसैक्स ने, ठीक है। एवोगैड्रो ने क्या बोला, मॉलिक्यूल्स के बारे में बात किया कि अगर 2 मॉलिक्यूल आपके H2 के हैं तो एक मॉलिक्यूल किसका होगा, O2 का। तो कितने मॉलिक्यूल बनेंगे वाटर के, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, वाटर के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। सो इट मीन्स 2 वॉल्यूम रिएक्ट विद 1 वॉल्यूम टू गिव 2 वॉल्यूम। सिमिलरली 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल टू गिव 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ध्यान रखना, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन होगा, तभी हमारे पास वाटर फॉर्म होगा। दिस इज हाउ इट टेल्स यू अबाउट एवोगैड्रो लॉ। सो एवोगैड्रो लॉ का स्टेटमेंट सेम है। एवोगैड्रो ने क्या बता दिया कि वॉल्यूम आपका किस पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मींस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। सेम वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे, ये आपका मीनिंग हो गया एवोगैड्रो। ओके, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाय बाय, गुड नाइट।